बच्चों, लास्ट 2 क्लासेस में बेटा हम लोगों ने अपना टाइप ऑफ रिएक्शन में कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में पढ़ा। आई होप वो दोनों लेक्चर आपको समझ में आए होंगे। अच्छा, ये लेक्चर शुरू करने से पहले, आज का लेक्चर शुरू करने से पहले मैं 1-2 बातें आपके साथ करना चाहता हूँ। पहली चीज, सीबीएसई के सिलेबस के बारे में। तो आपका क्लास 10th का साइंस का जो सिलेबस है उसमें काफी कुछ चेंज हुआ है, और चेंज हुआ है इन रेस्पेक्ट टू द सिलेबस दैट वाज प्रीवियस ईयर। जो प्रीवियस ईयर सिलेबस था बेटा, उसके मुकाबले इस बार चेंज हुआ है, और वो चेंज ये हुआ है कि जो टॉपिक डिलीट हो गए थे वो सीबीएसई ने वापस से ऐड कर दिए। इस बार सीबीएसई ने वो टॉपिक वापस से ऐड कर दिए हैं जो पिछली बार डिलीट कर दिए थे। ठीक है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल दूंगा, आप उस लिंक्स पे क्लिक करके अपना जो सीबीएसई का सिलेबस है क्लास 10 साइंस का, उसको डाउनलोड कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं। ठीक है, आज हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक शुरुआत करते हैं, बहुत ध्यान से देखेंगे, जो कि है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नाम से क्लियर है बेटा। डिस्प्लेसमेंट यानी कि जहां पे क्या हो रहा हो, पोजीशन चेंज हो रही हो। अरे बात समझ में, जहां पे क्या हो रहा हो, पोजीशन चेंज हो रही हो। फॉर एग्जाम्पल, एक एलिमेंट था ए और एक कंपाउंड था BC। ए जो था वो ज्यादा रिएक्टिव था एज कंपेयर टू बी, तो ए बी को अपनी जगह से हटा देगा और क्या बन जाएगा, AC प्लस बी। सच टाइप ऑफ रिएक्शंस आर कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो क्या डेफिनेशन बनी, अ रिएक्शन in which a higher reactive element displaces less reactive element। हायर रिएक्टिव एलिमेंट अपने से कम रिएक्टिव एलिमेंट को रिप्लेस कर देता है। ऐसी रिएक्शन को हम बोलते हैं बेटा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब यहां एक क्वेश्चन आता है कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि कौन एलिमेंट ज्यादा रिएक्टिव है कि कौन कम रिएक्टिव है। ठीक है, तो उसके लिए एक सीरीज होती है जिसको हम बोलते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। क्या बोलते हैं, रिएक्टिविटी सीरीज। ठीक है, इस सीरीज को आपको याद करना पड़ेगा और 100% याद करना पड़ेगा। मैं बताता हूं, इस सीरीज की शुरुआत होती है बेटा पोटेशियम से, K यानी कि पोटेशियम, इसके बाद सोडियम, इसके बाद कैल्शियम, इसके बाद मैग्नीशियम Al, Zn, Fe, Sn, Pb, H, Cu, Hg, Ag, Au और Pt। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, Sn बोले तो टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम। इस सीरीज की खासियत ये है बच्चों, जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे की तरफ जाते हो वैसे वैसे जो रिएक्टिविटी है किसकी, एलिमेंट्स की, वो क्या हो जाती है, डिक्रीज कर जाती है। रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट्स डिक्रीजेस एज वी मूव डाउन दिस सीरीज। आप इंटरनेट पे सर्च करोगे, इसे याद करने के बहुत तरीके मिल जाएंगे आपको। एक छोटा सा तरीका मैं बताता हूं आपको, कोशिश करना याद करने की। कनाका के लिए हमने क्या लिखा,
Na के लिए ना लिखा, Ca के लिए का लिखा, कना का। मुगले आजम, मुगले आजम। अब देखो इसको वैसे हम इस तरीके से लिख रहे हैं, प्रोनाउंस कर देते हैं मुगले आजम। चाहो तो हिंदी में याद कर सकते हो, मेरी हिंदी वीक है भाई, मात्रा गलती हो सकती है। मुगले आजम, अब ये गलत होगा 100%, ठीक है, ले ठीक है। FESN, फैशन, फैशन, प्रोनाउंस फैशन करते हैं और लिखते क्या है, FESN। PB के लिए क्या लिखा, भी। H के लिए है। कना का मुगले आजम फैशन भी है, क्यों है आगे और लास्ट में PT ऐसी याद कर, ठीक है। और कोई भी ट्रिक अपना सकते हो, बहुत सारी ट्रिक हो सकती है अगर आप इंटरनेट पे सर्च करोगे। तो ये मैंने आपको एक वैसे ही छोटी जनरली याद करने के लिए बता दी फिलहाल। तो पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम। ठीक बेटा, अब बेटा हम लोग कुछ एग्जाम्पल के थ्रू इसे समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिएगा, Fe आप सबको पता है आयरन, जिसका कलर क्या होता है, सिल्वर ग्रे। हमने Fe लिया और उसको क्या करा, कॉपर सल्फेट के अंदर डाल दिया। कॉपर सल्फेट यानी CuSO4, और CuSO4 का कलर क्या होता है, ब्लू। अब देखो जरा मेरे बच्चों, आप Fe, ठीक, जरा यहां पे देखो Fe कहां है, ये रहा, और इधर है Cu कॉपर। कॉपर को देखो कहां है, ये रहा, यानी कि Fe ऊपर है, कॉपर नीचे है। तो आयरन की रिएक्टिविटी कॉपर के कंपैरिजन में ज्यादा है। तो आयरन क्या करेगा, कॉपर को अपनी जगह से हटा देगा और हटा के ये क्या बना लेगा, FeSO4 प्लस Cu। और ये समझो बेटा बात, ये जो FeSO4 बना ये ग्रीन कलर का होता है, और कॉपर आप सभी को पता है किस कलर का होता है, रेडिश ब्राउन। और ये बात समझ में, तो इस रिएक्शन में Fe क्योंकि ज्यादा रिएक्टिव था, उसने कॉपर को अपनी जगह से रिप्लेस कर दिया और बन गया FeSO4 प्लस C। और ये बात समझ में। एक और रिएक्शन देखिएगा, AgNO3 यानी कि सिल्वर नाइट्रेट। और सिल्वर नाइट्रेट कैसा होता है बच्चों, कलरलेस होता है। ये जितनी रिएक्शंस मैं बता रहा हूं आप लोगों को, और जहां पे कलर के बारे में बात हो रही है, उन रिएक्शंस को बिल्कुल अच्छे से याद कर लेना, एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक बेटा, तो हमने सिल्वर नाइट्रेट लिया जो कि कलरलेस था, और क्या करा, इसके अंदर कॉपर डाल दिया। कॉपर जो कि आपको पता ही, अभी मैंने बताया कैसे कलर का हो गया, रेडिश ब्राउन कलर का हो गया। अब क्या होगा, चेक करो जरा, कॉपर ये रहा, और किसके साथ रिएक्शन हो रही है, सिल्वर। तो कॉपर ऊपर है, सिल्वर नीचे है, तो कॉपर अपनी जगह से सिल्वर को हटा देगा, सिल्वर को हटा देगा कॉपर, और क्या बन जाएगा, कॉपर नाइट्रेट CuNO3 होल ट्वाइस और प्लस Ag। कॉपर नाइट्रेट का कलर कैसा होता है बच्चों, ब्लूइश, ठीक है, ब्लूइश सा कलर होता है। और Ag का कलर कैसा होता है, इसका तो सिल्वर ग्रे कलर ही होता है। ठीक है, तो ये हमारी रिएक्शन होगी, और क्योंकि इसमें कॉपर सिल्वर को अपनी जगह से डिस्प्लेस कर रहा है, इसीलिए इस रिएक्शन को भी क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब एक बात और समझ लीजिए, फॉर एग्जाम्पल आपको एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए कभी कभी ऐसे भी कर सकता है, उसने दिया NaCl और प्लस Mg, सोडियम क्लोराइड प्लस मैग्नीशियम। तो देखिएगा जरा, सोडियम कहां पे है, ये रहा, और मैग्नीशियम कहां पे है, ये रहा।
यानी कि सोडियम ऊपर है किसके, मैग्नीशियम के, तो सोडियम में इतनी ताकत ही नहीं है कि वो मैग्नीशियम को अपनी, वो सॉरी मैग्नीशियम में इतनी ताकत ही नहीं है कि वो सोडियम को अपनी जगह से हटा सके, तो इसीलिए ये रिएक्शन होगी ही नहीं। आ रही है बात समझ में, ये रिएक्शन होगी ही नहीं। ठीक बेटा, तो ये हमारा आपका टॉपिक था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। ठीक है, इसको लिख लीजिएगा, फिर हम आगे शुरू करते हैं। पॉज करके वीडियो लिख लीजिएगा इसको, चले आगे। चलिए अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये रिएक्टिविटी सीरीज जरूर याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है और काम आएगा आपके। बात करते हैं बेटा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट यानी कि देखो, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या हो रहा था, केवल एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को उसके सॉल्ट में से अलग कर देता था। यहां पे क्या होगा, आयंस का एक्सचेंज होगा। आयंस का एक्सचेंज कैसे, फॉर एग्जाम्पल एक कंपाउंड है Kb और एक कंपाउंड है Cd। ठीक है, तो ये अपनी अपनी पोजीशन बदल लेंगे। पोजीशन कैसे बदलेंगे कि A तो चला जाएगा बेटा D के पास और C आ जाएगा B के पास, और क्या बना लेगा, ये बना लेगा AD प्लस CD। तो आप देखिएगा इसके अंदर दो सब्सटेंस ने, दो कंपाउंड ने अपनी पोजीशन क्या कर दी, बदल दी। तो ऐसी रिएक्शंस को हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और ये बात समझ में, ऐसी रिएक्शंस को ही हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आप कुछ एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बता रहा हूं, वो ध्यान से देखिएगा आप। सबसे पहला एग्जाम्पल है बेरियम क्लोराइड BaCl2। ठीक है, और इसकी रिएक्शन हमने करा दी बच्चों Na2SO4 यानी सोडियम सल्फेट से। ठीक, क्या होगा, Ba चला जाएगा SO4 के पास और Na आ जाएगा किसके पास, Cl के पास, और क्या बन जाएगा, NaCl प्लस BaSO4। आई बात समझ में, तो यही हमारा एग्जाम्पल हो गया किसका, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। ठीक है, और जो ये BaSO4 बना यानी बेरियम सल्फेट, ये व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है। और ये समझो बात, ये व्हाइट कलर का क्या होता है, प्रेसिपिटेट होता है बेटा। ठीक है, एक और रिएक्शन देखिएगा, लेड नाइट्रेट PbNO3 होल ट्वाइस और प्लस किसके साथ करा दिए रिएक्शन, पोटेशियम आयोडाइड के साथ। लेड नाइट्रेट लिया, आपको मैंने बताया था जब डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ाया था, लेड नाइट्रेट कैसा होता है, कलरलेस होता है। तो लेड नाइट्रेट लिया और उसके अंदर क्या डाल दिए, पोटेशियम आयोडाइड डाल दिए, तो K तो आ जाएगा NO3 के पास और Pb चला जाएगा I के पास, तो क्या बन जाएगा, KNO3 प्लस PbI2 पोटेशियम नाइट्रेट प्लस लेड आयोडाइड। और मेरे प्यारे बच्चों, जो लेड आयोडाइड है ये येलो कलर का प्रेसिपिटेट है। किस कलर का प्रेसिपिटेट है, येलो कलर का प्रेसिपिटेट है। तो इन दोनों रिएक्शंस में ही क्या हो रहा है, दो सब्सटेंस अपनी पोजीशन बदल रहे हैं, दो एलिमेंट ने अपनी पोजीशन बदली। तो सच रिएक्शंस आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आ रही है बात समझ में, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छे, मेरे हिसाब से आपको ये समझ में आया होगा, नोट डाउन कर लीजिएगा इसको। ठीक है, अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं बेटा, जो कि है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी बड़े ध्यान से देखना, बहुत सिंपल और हल्का टॉपिक है। रेंसिडिटी क्या होती है, ऑक्सीडेशन ऑफ फैट
and oil present in food resulting in production of foul smell is called rancid. भाई जो फूड के अंदर, भाई खाना बना है और उस फूड के अंदर जो फैट और ऑयल है वो बेटे ऑक्सीडाइज हो जाते हैं एयर की प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं और जिसकी वजह से फूड के अंदर से क्या होती है, एक फाउल, एक गंदी सी स्मेल आने लगती है। उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी बोलते हैं। और बहुत सीधे डायरेक्ट शब्दों में मैं कह दूं तो खाने का सड़ना, जो फूड का सड़ना होता है वही होता है रेंसिडिटी। आई बात समझ में? अब एक तरीके से यानी कि स्पॉइलेज ऑफ फूड है ना, ठीक। अब बेटा इसके प्रिवेंशन की बात करते हैं। भाई कोई तो तरीका होना चाहिए जिससे कि फूड का प्रिवेंशन हो सके खराब होने से। तो प्रिवेंशन, इसके प्रिवेंशन की बात करते हैं तो सबसे पहला कुछ सब्सटेंस होते हैं बच्चों जिन्हें हम बोलते हैं एंटीऑक्सीडेंट। क्या बोलते हैं? एंटीऑक्सीडेंट। और ऐसे सब्सटेंस का यूज करना है, ठीक है। तो ये इस तरीके के केमिकल होते हैं, दे आर द केमिकल्स दैट हेल्प्स इन प्रोटेक्टिंग फूड फ्रॉम रेंसिडिटी। आपके सिलेबस के अंदर दो एंटीऑक्सीडेंट का नाम है बच्चों। पहला है BHA, फुल फॉर्म है इसकी ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनीसोल, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनीसोल। और दूसरा है BHT यानी ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टॉल्यूइन। तो ये हमारे दो एंटीऑक्सीडेंट हैं जो हमारे सिलेबस के अंदर मौजूद है, ठीक है बेटा। इस दोनों के अलावा कि क्या सर और भी हैं? बिल्कुल और हैं। अभी आम का सीजन आने वाला है, ठीक है। तो आम का अचार अधिकतर घरों में डाला जाता है, ठीक, पिकल होता है मैंगो का। और बेटा उसके अंदर जिससे कि वो खराब ना हो एक केमिकल मिलाया जाता है जिसको बोलते हैं सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट। तो ये सोडियम बेंजोएट भी क्या करता है, फूड को यानी कि जो पिकल है उसको ऑक्सीडाइज होने से बचाता है, रेंसिडिटी से प्रिवेंट करता है, ठीक है। तो ये पहला मेथड हो गया, बाय यूजिंग एंटीऑक्सीडेंट यू कैन प्रिवेंट योर फूड फ्रॉम स्पॉइलेज। दूसरा तरीका क्या, बाय यूजिंग रेफ्रिजरेटर। भाई दूध वगैरह होता है या सब्जियां वगैरह होती हैं, वेजिटेबल्स होती हैं, उन्हें क्या करते हैं, फ्रिज के अंदर उठा के रख देते हैं। फ्रिज के अंदर क्यों रख देते हैं? क्योंकि वहां पे टेम्परेचर डाउन होता है और टेम्परेचर डाउन होने की वजह से जो हमारा फूड है वो स्पॉइल होने से बच जाता है। आगे समझ बात, ठीक। तीसरा तरीका क्या, बाय यूजिंग एयर टाइट कंटेनर। नमकीन बिस्किट जो घरों में रखे जाते हैं वो जिन कंटेनर में रखे जाते हैं आपने देखा उनका ढक्कन क्या करते हैं, टाइट से लगा देते हैं। जब आप ढक्कन को टाइटली लगाएंगे, कैप टाइटली लगा देंगे बेटा, तो उसमें मॉइस्चर नहीं जाएगा
और देखो एक बात याद रखो कि जितना भी ईस्ट वगैरह या एल्गी या फंगी ये सब डेवलप होते हैं, इन्हें दो चीजें जरूर चाहिए, एक मॉइस्चर चाहिए और दूसरा टेम्परेचर चाहिए। अगर इन दोनों में से कुछ भी चीज गायब कर दो तो ये डेवलप नहीं होंगे और खाना आपका खराब जल्दी से नहीं होगा। ठीक है। चौथा तरीका आता है बाय यूजिंग नाइट्रोजन गैस। अंकल जी के चिप्स खाए हैं कभी? ठीक है, अंकल चिप्स खाते हो, चिप्स के नाम पे धोखा। अब इतना बड़ा पैकेट होता है, उसमें इतने से चिप्स होते हैं, बाकी क्या भरी होती है? नॉर्मली भाषा में बोलते हैं क्या भरी है इसके अंदर? हवा भरी हुई है। वो हवा नहीं होती, वो क्या होती है? नाइट्रोजन होती है। अब आप पैकेट खरीद के लाए अंकल चिप्स का, एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं आप। 2 पैकेट खरीद के लाइएगा, एक पैकेट को फाड़िए और उसके चिप्स एक बाउल में निकाल के रख दीजिए और दूसरे पैकेट को ऐसी सील रखा रहेगा। 1 हफ्ते के बाद देखोगे तो जिस पैकेट के चिप्स आपने बाउल में कर दिए थे बेटा, वो चिप्स खराब हो जाएंगे और जो आपके पैकेट के अंदर थे, एयर टाइट पैकेट के अंदर, वो ऐसे के ऐसे ही सेफ रहेंगे। यानी कि हमने क्या करा? बाय यूजिंग नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस ही क्यों यूज करें? नाइट्रोजन गैस जब N2 की फॉर्म में होती है, यानी N2 मॉलिक्यूल की फॉर्म होती है, मॉलिक्यूलर फॉर्म में होती है, तब ये एक इनर्ट गैस की तरह रिएक्ट करती है, एक्ट करती है, कि यानी कि किसी के साथ रिएक्शन नहीं करती। ठीक है, तो इस वजह से तो ये आपके कुछ मेथड है। इसके अलावा और भी हो सकते हैं, जैसे प्रिवेंट फ्रॉम डायरेक्ट सनलाइट, सीधे धूप में जाने से, सीधे धूप में आने से बचाइएगा। ठीक, बहुत सारी दवाइयां आती हैं, दवाइयों के ऊपर आप देखना, उसके ऊपर लिखा रहता है प्रिवेंट फ्रॉम डायरेक्ट सनलाइट, सीधी सनलाइट से बचाइएगा। ठीक बेटा, तो ये हमारे डिफरेंट मेथड्स हैं जिन्हें हम यूज कर सकते हैं टू प्रिवेंट फ्रॉम रेंसिडिटी। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे टॉपिक। अच्छा, दूसरी बात, अब हमारे केवल इस चैप्टर के 2 टॉपिक बचे हैं। मेनली तो एक टॉपिक बचा है जो कि है क्या? रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। ठीक, तो नेक्स्ट लेक्चर जो आएगा उसमें हम रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन यानी रिडॉक्स रिएक्शन और प्लस जितनी भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन इस चैप्टर की सारी रिएक्शन अगले लेक्चर में हम कवर करके इस चैप्टर को रैप कर देंगे। ठीक है, तब तक सुरक्षित रहिए, घर पे रहिए, आराम से रहिए और पढ़ाई करते रहिएगा, नोट्स बनाते रहिए। ठीक है, और जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपका सिलेबस का लिंक डाल दूंगा, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं और वहां से चेक जरूर कर लीजिएगा, सिलेबस को जरूर देखिएगा एक बार। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, गुड डे।